जय हिंद स्टूडेंट्स, संरच क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, झारखंड बोर्ड का एग्जाम बहुत ही नजदीक है। ठीक है, एग्जाम का डेट जो है आ चुका है और फरवरी से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। दिन बहुत कम बचा है और तैयारी बहुत ज्यादा करना है ना। इसीलिए इस चैनल पर आप लोगों को 10th क्लास के प्रत्येक सब्जेक्ट का वन शॉट आपको चैप्टर वाइज मिलेगा और आपकी तैयारी कम समय में पूरा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ इस चैनल को आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले अगर नए हैं इस चैनल पे, थंबनेल देख करके आए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आज से इस वीडियो में ही वन शॉट आप लोगों का जो है शुरू हो जाएगा। साइंस का पहला चैप्टर एक ही वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट, यानी कि टोटल अगर 13 चैप्टर हैं तो 13 घंटे में आपका 13 वीडियो में आपका चैप्टर पूरा बुक जो है खत्म हो जाएगा और आपकी एग्जाम की तैयारी जो है कम समय में ही पूरा हो जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बच्चे अगर 8 क्लास और 9 क्लास वाले बच्चे देख रहे हैं तो अपने भाई बहन को भी इसके बारे में जरूर बताइए। ठीक है, कि 10th क्लास का वन शॉट यहाँ पे चल रहा है इस चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसको पूरा जो है आप वॉच करें। पूरी तरह से तैयारी आपका हो जाएगा एकदम, जितने भी समय अभी बचे हैं पूरी तरह से इतने ही समय में आपका तैयारी इस तरह से हो जाएगा कि आपके एग्जाम में जैसे ही आप एग्जाम में बैठते हैं और आपके सामने प्रश्न आता है तो तुरंत से हल करना शुरू कर दीजिएगा, है ना। तो इसके बाद और कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, साथ में यहाँ पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को कवर किया जाएगा। ठीक है, एक वीडियो में आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव दिया जाएगा, एक अलग वीडियो में स्पेशल जो है एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव कवर कर दिया जाएगा। तो सब्जेक्टिव का वन शॉट यहां पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 10th क्लास के जो बच्चे हैं झारखंड बोर्ड से, ठीक है, वो सारे बच्चे जो अगर देख रहे हैं वो दोस्तों को जरूर जो है शेयर कीजिए और उनको भी बताइए कि इस चैनल पे जो है चल रहा है वन शॉट। ठीक है, अब जो है अब शुरू करते हैं और इस वीडियो को आप आखिरी तक जो है वॉच कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा यहां जितने भी आपको चैप्टर दिख रहे हैं इसमें आप देखेंगे कि टोटल जो है 16 चैप्टर है, लेकिन 16 चैप्टर आपको पढ़ना नहीं है, आपको हम बता देते हैं, है ना, कि कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, और उसी चैप्टर का एग्जाम में जो है उसी चैप्टर से प्रश्न पूछा जाएगा और यहाँ पे वन शॉट उसी चैप्टर का किया जाएगा कंप्लीट। ओके, तो यहां पे हम लोग समझेंगे। देखिएगा, जो पहला आपका चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, सेकेंड चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण, तीसरा धातु अधातु। ठीक है, जो चैप्टर पढ़ाई करना है हम लोगों को वही चैप्टर को यहां पर हम बोलेंगे और जिसको नहीं पढ़ना है उसको हम यहां पे बता देंगे। ओके, कार्बन एवं उसके यौगिक, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ये जो 5 चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसको पढ़ना नहीं है। ओके जी, जैव प्रक्रम 6 चैप्टर, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवांशिकता पढ़ना है, इसमें एक टॉपिक हटा दिया गया है, जैव विकास नहीं पढ़ना है, अनुवांशिकता पढ़ना है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और ऊर्जा के स्रोत आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमारा पर्यावरण ये आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, जब यहां तक आप जान गए, मतलब आगे यहां चलते हैं। पहला जो चैप्टर आपका है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहला जो टॉपिक आपके सामने है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ये चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक, एक टॉपिक भी है आपका रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया है क्या? ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है ना। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हम अगर दो अलग अलग पदार्थों को मिला दें
दो अलग अलग पदार्थों को मिला दे तो एक नया पदार्थ बन जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये चीज। जैसे कि अगर हम लोग देखें भोजन का पचना, जो हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन पच जाता है तो अलग तरह का पदार्थ बनता है। श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। इसके अंतर्गत हम लोग आगे जो है इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहा जो है, लोहा पे जब जंग लग जाता है तो जंग जो है क्या हो जाता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है, एक अलग तरह का पदार्थ बन जाता है। ठीक है, ये चीज। अब मैग्नीशियम, फीते का जलना, मैग्नीशियम जो रिबन होता है, फीता होता है, जब उसको जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ये भी अलग तरह का जो है पदार्थ देता है। ओके, दही का बनना, भाई दूध, दूध जब दही में परिवर्तित हो जाता है तो क्या दूध अलग पदार्थ बन जाता है, यानी कि दही अलग पदार्थ है। ठीक है, इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं आपको घटित होती है, ये सारी प्रक्रियाएं जो है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, जिसको पुनः हम उसी अवस्था में ला सकते हैं। परिवर्तन में भी आप लोग परिवर्तन पढ़े होंगे, एक भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि एक बार जब परिवर्तन हो गया तो दोबारा फिर वो परिवर्तित पुनः उसी रूप में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर ये बात आप समझ चुके हैं तो इसके बाद जो है अगला जो टॉपिक आता है रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो भाई अभिक्रिया तो हो गया, लेकिन रासायनिक समीकरण को क्या कहेंगे? ठीक है, रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया भी करवाए, रासायनिक अभिक्रिया हुआ, उसमें भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस प्रतिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, कोई भी अभिक्रिया हुआ तो भाई दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाएंगे तो एक नया पदार्थ बनेगा। ठीक है, तो यहां पे जो पदार्थ हम मिलाएंगे उसको हम लोग संकेत के रूप में जो है दिखाएंगे, संकेत के रूप में। जैसे मान लीजिए कि एक अभी जो है एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं क्लोरीन गैस के साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। यहां पर दो चीजें आपको देखने को मिल रहा है। क्या चीज? एक चीज आपको देखने को मिल रहा है कि हाइड्रोजन को हम मिला रहे हैं। ठीक है, किसके साथ मिला रहे हैं? तो क्लोरीन के साथ मिला रहे हैं। ठीक है, और क्या बन रहा है? HCl बन रहा है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहां जो हाइड्रोजन हमको हिंदी में लिखना चाहिए था, मतलब कि हाइड्रोजन को हम लोग क्या कर दिए, संकेत के रूप में लिख दिए। हाइड्रोजन को H2 लिख दिए, क्लोरीन को Cl2 लिख दिए और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl लिख दिए। तो क्या है, ये संकेत के रूप में लिख दिए और संकेत के रूप में लिख दिए। ठीक ना, इसी को कहा जाता है क्या? रासायनिक समीकरण। ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत के रूप में जब हम लिखते हैं तो उसी को कहा जाता है क्या चीज? रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर है? रासायनिक समीकरण आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और भी बहुत सारी जो है रासायनिक समीकरण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे आप देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया जब होता है, ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में एक नियम होता है कि रासायनिक अभिक्रिया जब भी आप लिखते हैं तो आपको क्या होता है कि दोनों तरफ की जो संकेत होता है बराबर होना चाहिए। यानी कि जो भी पदार्थ हम मिलाएंगे उसको हम संकेत के रूप में लिखते हैं और जो संकेत के रूप में लिखते हैं वो एक परमाणु के रूप में रहता है। ठीक है, तो दोनों तरफ याद रखिए, जब भी रासायनिक समीकरण हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और याद रखिएगा। देखिए क्या चीज, रासायनिक समीकरण में क्या होता है, एक तरफ जो है क्रिया कारक होता है ना, क्या होता है? क्रिया कारक, जो चीज हम मिलाते हैं, और जब क्रिया कारक आपस में मिल जाता है तो बनाता है उत्पाद। क्या बनाता है? उत्पाद बनाता है। ठीक है, क्रिया कारक उत्पाद बनाता है। तो क्रिया कारक में हम मान लेते हैं कि कोई A पदार्थ है जो कि B से अभिक्रिया किया, और B से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? मान लीजिए C+D बनाता है, अलग अलग कोई पदार्थ बनाता है। ठीक है, तो अलग अलग कोई पदार्थ अगर बना रहा है तो क्रिया कारक मिलके उत्पाद बना दिया। क्लियर? अब यहां पे समझना है कि जो हम लोग संकेत के रूप में जो परमाणु पे लिखे हैं वो परमाणु जो है वो दोनों तरफ क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मतलब कि क्रिया कारक की तरफ जितना परमाणु है टोटल, उतना ही उत्पाद की तरफ जो है परमाणु होना चाहिए। अगर दोनों तरफ क्रिया कारक और उत्पाद दोनों तरफ जो है परमाणुओं की संख्या अगर बराबर हो जाती है तो हम लोग कहते हैं कि अब जो अभिक्रिया है वो संतुलित हो गई है।
ठीक है। तो एक नियम है, कौन सा नियम है यहाँ पे देखेंगे हम लोग। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ठीक है भाई, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कह रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी कि अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे कि यहां पर उदाहरण के लिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए आप यहां पे देखेंगे कि हाइड्रोजन की संख्या यहां पे कितना है, 2, क्लोरीन की संख्या यहां पे कितना है, 2, यानी कि देखा जाए तो यहां पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है और क्लोरीन की संख्या भी 2 है। इधर अगर हम काउंट करें तो देखिए ये सब का 2 है, मतलब कि यहां पे आप काउंट करेंगे बगल में 2 है तो यानी कि हाइड्रोजन भी 2 और क्लोरीन भी कितना 2, क्लोरीन भी कितना हो गया 2, मतलब दोनों तरफ अगर देखा जाए, दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ अगर देखा जाए तो दोनों तरफ बराबर हो जा रहे हैं, परमाणु की संख्या क्या हो रहा है, बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया जो है वो क्या है, संतुलित अभिक्रिया है। और संतुलित करने की जो है आवश्यकता क्यों पड़ती है ये भी आप लोगों को बता दिए कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार इसको संतुलित करना अति आवश्यक है, नहीं तो समीकरण आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आगे चलते हैं, रिएक्शन आप देख सकते हैं संतुलित रिएक्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको जो है मिलेगा एग्जाम में, आपको हो सकता है कि इससे जो है प्रश्न। अगर लास्ट वाला समीकरण आप देखेंगे, कॉपर और सल्फर दोनों को मिला दिए तो कॉपर यहाँ पे कॉपर जो है सल्फाइड बन गया। ठीक, अब कॉपर सल्फाइड बन गया तो इसको संतुलित करना है। कैसे संतुलित करेंगे, तो देखिए दोनों तरफ आप काउंट करो। सबसे पहले देखो कॉपर इधर कितना है, 1 है, कॉपर इधर क्या है, कितना है, 2 हो गया, कॉपर कितना हो गया 2, सल्फर इधर क्या कितना है, 1 है, इधर सल्फर कितना है, 1 है। सल्फर चलो बराबर है दोनों तरफ, लेकिन कॉपर बराबर नहीं है, तो कॉपर जब यहाँ 2 है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आगे 2 हम लिख सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, कॉपर 2 हो जाएगा, सल्फर 1, कॉपर 2 है, यहाँ पे सल्फर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, तो जब रासायनिक समीकरण आप संतुलित कर लेते हैं तो आपको जो है 2 नंबर कंप्लीटली मिल जाएगा। ओके, इसके बाद आप देखेंगे 2 तरह से प्रश्न, इस जितना भी पीछे टॉपिक हम आप लोगों को बताएं 2 तरह के प्रश्न पूछा जाएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण से क्या अभिप्राय है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो ये 2 तरह के प्रश्न पूछेंगे और दोनों जो है दोनों टॉपिक कवर हो चुका है, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब हम लोग जब रासायनिक समीकरण पढ़ लिए, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिए, संतुलित कर लिए, संतुलित समीकरण को कर लिए, संतुलित समीकरण को क्यों करना चाहिए ये भी हम लोग पढ़ लिए। अब इसके बाद जो है आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के भी कई प्रकार होते हैं, अब इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पे देखेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या पहला जो है संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया नाम से ही पता चल रहा है कि यहां पर संयोग होगा यानी जुड़ेगा संयोजन अभिक्रिया में। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। मान लीजिए कि कोई ए पदार्थ है, बी के साथ मिल गया तो क्या बना दिया, सी बना दिया। एकल मतलब 2 अणु मिल, यहां पर देखिए ए और बी 2 अणु मिला और एक बड़ा परमाणु बनाया, बड़ा जो है अणु बनाया। मतलब कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाता है, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप लोग को हम दिखा दें एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है। देखिएगा, कोयले का दहन, जब कोयला का दहन होता है, जब कोयला जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और उसके साथ कुछ ऊष्मा जो है निकलता है। ठीक है, अब देखिए जल का निर्माण, जल का निर्माण कैसे होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है, जल का निर्माण होता है। मतलब कि दो अणु मिला और एक नया परमाणु बनाया। ठीक है, मतलब कि 2 अलग अलग अणु जुड़ करके एक नया अणु बनाता है, बड़ा अणु कहिए या फिर हम एकल उत्पाद कह सकते हैं। तो डेफिनेशन बहुत ही आसान है। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं, देखिएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके बाद क्या आता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए ऊष्माक्षेपी, एक अभिक्रिया होता है ऊष्माक्षेपी और एक होता है ऊष्माशोषी।
तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऐसा होता है कि जब अभिक्रिया होता है ना, तो अभिक्रिया के बाद ऊष्मा बाहर निकलता है, गर्मी बाहर निकलता है, हीट बाहर निकलता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होता है। भाई अभिक्रिया तो हुआ, लेकिन साथ साथ क्या हुआ, ऊष्मा का भी निर्माण हुआ और ऊष्मा जो है बाहर रिलीज हुआ। ठीक है, जैसे कि आप देखो ना, चूना में जो है हम लोग अगर पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, उसमें से हीट बाहर निकलता है। अंदर अभिक्रिया हो रहा है लेकिन बाहर क्या होता है, हीट होता है। जो बर्तन में रखते हो बर्तन हीट हो जाता है, होता है ना, मतलब कि ऊष्मा बाहर निकल रहा है। और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलता है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब जो है इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे कि मान लीजिए कि एलपीजी गैस का जो हम दहन करते हैं भोजन बनाने के लिए, मतलब जलाते हैं उसको, ठीक है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊष्मा बनता है। ठीक है, ऊष्मा बाहर निकलता है, तभी तो भोजन पकता है। ठीक है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, याद रखिए, पूछता है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, याद रखिएगा। क्योंकि श्वसन क्रिया कैसे होता है, श्वसन क्रिया यानी कि होता कैसे है, जब ग्लूकोज, याद रखिए, जैसे हम श्वसन क्रिया किए मतलब ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर गया, ठीक है, तो ग्लूकोज के साथ वो अभिक्रिया करता है, और ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करता है और ग्लूकोज टूटता है, और ग्लूकोज टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है और ऊष्मा बाहर निकलता है। तो इसीलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला जो है कोयले का दहन। कोयले का दहन में आप देखेंगे कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और कुछ जो है मात्रा में ऊष्मा बाहर निकाल दिया। ऐसे भी आपको पता है कि कार्बन जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ऊष्मा बाहर निकलेगा, ये चीज हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभी बताए थे, ऊष्माक्षेपी था, ये ऊष्मा शोषी है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का शोषण होता है, ठीक ना, मतलब कि क्या करता है कि अभिक्रिया के साथ साथ अभिक्रिया जैसे होता है वो ऊष्मा का शोषण करता है, मतलब ऊष्मा ग्रहण करता है, बाहर नहीं निकालेगा, ये ग्रहण करेगा, ऊष्मा का शोषण करेगा, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा ग्रहण करता है, ऊष्मा ग्रहण करता है तब यहाँ पे अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, ऊष्मा का शोषण, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है ना। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा का क्षेपण होता है, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अब इसके बाद जो है थर्मिट अभिक्रिया। याद रखिए, थर्मिट अभिक्रिया पूछा था एक बार, लेकिन यहाँ पे आपको थर्मिट अभिक्रिया इंपोर्टेंट भी है, इसको देख सकते हैं आप लोग। देखिए थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अत्यंत प्रचंड ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है, बाहर निकलता है ऊष्मा, ठीक ना, ऊष्मा बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर निकलता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा अत्यंत क्या होता है, अत्यंत अधिक होती है, बहुत ज्यादा। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड का जब दहन होता है ना, तो इसमें बहुत ज्यादा जो है मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलता है। और आपको बता दें कि इस अभिक्रिया से जो उत्पन्न ऊष्मा होता है उसको वेल्डिंग के कार्यों में प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग जानते होंगे, दो लोहे को जो है आपस में जोड़ने का काम जो है किया जाता है वेल्डिंग द्वारा, तो कुछ इस तरह से वेल्डिंग का काम किया जाता है थर्मिट अभिक्रिया से। आगे चलते हैं वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया। वियोजन और अपघटन दोनों सेम ही है, याद रखिएगा। वियोजन का मतलब कि वियोग होना मतलब बटना, अलग हो जाना। ठीक है, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब एक बड़ा परमाणु, बड़ा अणु है और उस पर हम कुछ किए, यानी कि एक प्रकार से टेम्परेचर, कुछ ऊष्मा दे दिए। अब ऊष्मा दिए तो क्या हो गया, अलग अलग भागों में बट गया। जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, चूना पत्थर है, सॉलिड अवस्था में है। यहाँ जो कोष्ठ में लिखा हुआ है एस है, एस का मतलब सॉलिड, यानी कि ये ठोस अवस्था में है। जब इसको हम क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं, हीट करते हैं। हीट का सिंबल त्रिभुज के टाइप का होता है, ऊष्मा भी लिख सकते हैं। जब इसको ऊष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, यानी कि ऊष्मा से, ये क्या होता है, ऊष्मा से होता है। ठीक है, एक अभिक्रिया ऐसा है कि सिल्वर क्लोराइड, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। जब इसको प्रकाश देते हैं, सूर्य का प्रकाश देते हैं,
तो अभिक्रिया करता है और यहाँ पे सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ अलग हो रहा है, याद रखिए, इसलिए इसका वियोजन नाम है। ठीक, अब इसी तरह से जल में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है ना, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद। ठीक है, तो इस तरह की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या फिर अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये 2010 में पूछा था, याद रखिएगा, जैक बोर्ड 2010 में ये पूछा गया प्रश्न। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछता है तो आप जवाब जरूर दे दीजिएगा। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं संयोजन अभिक्रिया। देखिए, वो था वियोजन, ये था संयोजन। वियोजन क्या हुआ कि एक बड़ा अणु था जिसको हम लोग ऊर्जा दिए, यानी उष्मा दिए, प्रकाश दिए, विद्युत धारा दिए, तो अलग अलग बट गया। लेकिन यहां पर क्या होगा, जो अलग अलग बटल होगा उसको जोड़ने का काम करेगा। मतलब कि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, बन गया ना भाई, संयोग हुआ कि नहीं, जुड़ गया। देखिए, कॉपर जो है सल्फर के साथ अभिक्रिया किया, कॉपर सल्फाइड बना दिया। क्या बनाया, कॉपर सल्फाइड बना दिया। ओके, जुड़ गया यहां भी। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है जो कि जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जुड़ करके कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड तैयार हो गया। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है उसको संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर है यहां तक संयोजन अभिक्रिया? चलिए, अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं अगला टॉपिक में। ओके, देखिएगा, अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना, यहाँ पे पूछे गए भी हैं, इसको समझना बहुत अति आवश्यक है। देखिए, प्रश्न कहता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? भाई सीधी सी बात है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? अभी बताएं कि जब श्वसन होता है तो उसमें ग्लूकोज क्या होता है, टूटता है। अब ग्लूकोज जब टूटता है ना तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और साथ में उष्मा निकलता है। और आपको पता है कि कोई भी अभिक्रिया में जब उष्मा बाहर निकलता है तो उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर यही होने वाला है, ऐसे ही लिखेंगे। अगला जो प्रश्न कहता है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? भाई विपरीत क्यों नहीं कहा जाएगा, समझिए। देखिए, विपरीत क्यों कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत मतलब उल्टा क्यों कहा जाता है? भाई उसमें उल्टा ही होता है। क्या उल्टा होता है? तो देखिए, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक अणु आपस में जुड़ करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक बड़े अणु का जो है निर्माण करते हैं। ये संयोजन में होता है, मतलब दो को मिल गया और एक नया पदार्थ बना दिया, ठीक ना, ऐसे। तो ये संयोजन का हो गया। लेकिन वियोजन में जस्ट ऑपोजिट है, एक बड़ा अणु होगा जो कि टूट करके छोटे छोटे अणु में बदल जाएगा। तो भाई उल्टा हुआ ना, कि वियोजन का उल्टा संयोजन इसीलिए कहा जाता है। तो आपको इसका आंसर दे देना है, कुछ अभिक्रिया भी आप दे दीजिएगा। ये जो है पूछा था 2014 में, याद रखिए। ठीक, अब इसके बाद आगे चलते हैं। देखिएगा, सक्रियता श्रेणी का कुछ अभिक्रियाएं जो है वो सक्रियता श्रेणी पर ही निर्भर करती है, क्योंकि कुछ तत्व जो होते हैं वो कुछ ज्यादा रिएक्टिविटी वाले होते हैं और कुछ तत्व जो होते हैं वो कम रिएक्टिविटी वाले होते हैं। मतलब कि अभिक्रियाशीलता किसी का ज्यादा होता है तो किसी का कम होता है। तो यहाँ पर अभिक्रियाशीलता जो है श्रेणी हम आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए कि पोटेशियम जो है, आपको देखने को मिलेगा कि पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी वाला होता है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। अब सबसे कम की बात किया जाए तो यहाँ पे सोना है, सबसे कम जो है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु सोना है, याद रखिएगा। तो एक रेशियो बना हुआ है कि पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, तो फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जितना नीचे है वो कम अभिक्रियाशील है, ठीक है ना। अभिक्रियाशीलता की जो श्रेणी है वो आपको याद रखना है, क्योंकि जब कुछ अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें ये काम आएगा। ओके, मतलब कि आप देख सकते हैं अगला जो हम टॉपिक इसके बेस पे लाएंगे, देखिएगा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन
विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? नाम ही समझिएगा, विस्थापन। विस्थापन मतलब विस्थापित कर देना, मतलब एक जगह से उठा करके दूसरी जगह कर देना। ठीक है, कैसे? देखिए यहाँ पे एक कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पर उसी पे जो है डिपेंडेड है ये सूत्र, आप समझिएगा। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। आप देखिए एग्जाम्पल में समझते हैं, एग्जाम्पल से समझिएगा, ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। देखिएगा आपके सामने ये क्या है? आयरन है, और फिर क्या है? कॉपर सल्फेट है। हम इसको अलग लिख देते हैं, यहाँ पे समझिएगा। ये आयरन है और इसका हम अभिक्रिया करवाते हैं कॉपर सल्फेट से। ठीक है, कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करवाते हैं। तो देखिए होगा क्या इसमें, है ना? आयरन और कॉपर अगर देखा जाए, अभी जो हम अभिक्रियाशीलता श्रेणी जो आप लोगों को बताए, इसमें आपको देखना है यहाँ पर कि दोनों आयरन और कॉपर में कौन ज्यादा अभिक्रियाशीलता जो है श्रेणी में आगे है। ठीक है, या किसका अभिक्रियाशीलता जो है वो ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कॉपर तो कम है किसकी अपेक्षा? आयरन की अपेक्षा, मतलब आयरन ज्यादा है। अब आयरन वाला ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो जैसे ही कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगा, यहाँ कॉपर जो है ना वो क्या हो जाएगा? अपने जगह से विस्थापित हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मतलब आयरन इसके पास आकर के इसके सीट पे बैठ जाएगा। समझ रहे ना? अभी कहावत बताए थे उसी के अनुसार देखिएगा कि कॉपर जो है अपने स्थान से हट गया और यहाँ पर आयरन आ गया, तो FeSO4 हो जाएगा। FeSO4 क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना, FeSO4 हो जाएगा, और यहाँ पर कॉपर अलग हो जाएगा। कॉपर अपने जगह से क्या हो गया? विस्थापित हो गया। तो कॉपर अपने जगह से विस्थापित हो गया, तो इसी अभिक्रिया को तो कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। इसी तरह से देखिए कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम में अभिक्रिया करवा दिए, तो मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिविटी वाला होता है कॉपर से, तो कॉपर के जगह पर मैग्नीशियम आ गया और कॉपर अलग हो गया। ठीक, इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो रिएक्टिविटी जो श्रेणी है उसको याद रखिएगा इस अभिक्रिया का एग्जांपल देने के लिए। ठीक है, ये चीज। अब इसके बाद आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए अभी क्या था? अभी विस्थापन अभिक्रिया था, केवल एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर रहा था, लेकिन यहाँ पर द्विविस्थापन होगा, जिसको हम उभय अपघटन या उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन यहाँ पे क्या चीज है? सीधी सी बात है कि इसमें दो तत्वों का विस्थापन होगा, दो धातुओं का विस्थापन होगा। मतलब कि एक जो है दूसरे की सीट पे जाके बैठेगा, एक जो है दूसरे सीट पे बैठेगा। ठीक है ना, ऐसा होने वाला। देखिए वैसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने मूलकों के परस्पर आदान प्रदान से नए उत्पादों का निर्माण करते हैं, उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए ना, सिंपल सा रिएक्शन है, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कहा जा रहा है, ठीक है, नमक है NaCl, इसका अभिक्रिया हम सिल्वर नाइट्रेट से करवा दे रहे हैं। तो आप देखेंगे इसका मूलक कौन कौन है? यहाँ पे देखिए सोडियम है, इसका है सिल्वर। ठीक है, तो क्या होगा? जैसे ही अभिक्रिया होगा, आपको पता है कि सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिविटी सोडियम का है, तो जैसे ही अभिक्रिया होगा सोडियम किसके जगह पर आ जाएगा? सिल्वर के जगह पर, और सिल्वर जो है उस सोडियम के जगह पर आ जाएगा। दोनों अदला बदली हो जाएगा। देखिए वही होगा। देखिए यहाँ पे आप देखिए क्लोरीन के साथ क्या था? सोडियम था, लेकिन अब क्लोरीन के साथ कौन आ गया? बोलिए, Ag आ गया, यानी कि सिल्वर। और यहाँ पे नाइट्रेट के साथ क्या था? नाइट्रेट के साथ सिल्वर था, लेकिन यहाँ पे आ गया सोडियम आ गया। तो सोडियम और सिल्वर, Ag होता है, सिल्वर चांदी होता है, दोनों अपना अपना जगह जो है विस्थापित कर लिए। अब दोनों अपना अपना जगह विस्थापित कर लिए, तो हम इसलिए इसको द्वि कहते हैं, द्विविस्थापन, मतलब दोनों अपना अपना जगह पे जो है विस्थापित हो गया। ठीक है, जगह चेंज कर लीजिए, कहिए क्या कर लिया? जगह चेंज कर लिया इन लोग। अब इसी तरह से इसमें भी वही हाल है। यहाँ पे देखो सोडियम है, इसमें बेरियम जो है, सोडियम बेरियम की जगह पर और बेरियम सोडियम की जगह पर, यही तो अदला बदली हो जाएगा। जैसे ही अदला बदली होगा तो ये अभिक्रिया नया नया पदार्थ बना देगा, और नया नया पदार्थ बनाएगा, तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है द्विविस्थापन अथवा उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है? आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। एकदम जो है जोश के साथ आप लोग जो है पढ़ाई करिए, ठीक ना? पूरा वीडियो जो है वॉच करिए, मजा आएगा आगे। देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया, एक होता है अवक्षेपण अभिक्रिया। सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं अवक्षेपण। अवक्षेप किसे कहते हैं? जैसे कोई अभिक्रिया हुआ, ठीक ना, और अभिक्रिया में हम कोई पात्र लेंगे, कोई बीकर लेंगे, कोई बर्तन लेंगे, तो जब अभिक्रिया होता है तो अभिक्रिया में कुछ पदार्थ नीचे बैठ जाता है, तल के नीचे, है ना। मतलब कि कोई बर्तन लेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। तो जो ठोस पदार्थ होगा, ठीक ना, तो वो अगर बैठ जाता है तो वो पदार्थ क्या कहलाता है? अवक्षेप कहलाता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम दिखा दें यहाँ पे,
है ना। देखिएगा, मान लीजिए कि एक कंटेनर में अभिक्रिया करवाए, ठीक है, इस तरह से दो पदार्थ मिलाए, कुछ पदार्थ जो है अभिक्रिया तो हुआ, लेकिन कुछ पदार्थ जो है यहाँ पे जड़कर नीचे जो है क्या हो गया, जमा हो गया, यानी कि बैठ गया, ठीक ना। तो यही क्या कहलाएगा, अवक्षेप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अवक्षेप। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। सीधी सी बात है। देखिए, जिस अभिक्रिया में किसी रंग के अवक्षेप अर्थात जल में अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। सीधी सी बात है। जैसे सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में मिला दिए, ठीक ना, क्या चीज, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में मिला दिए तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बना। जो तीर का निशान आप नीचे की ओर देख रहे हैं, ये जो है कहने का मतलब है कि बेरियम सल्फेट अवक्षेप के रूप में नीचे जमा हो गया। समझ रहे बात को, मतलब कि सोडियम क्लोराइड जो है यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड जो है घुला हुआ है इसमें NaCl, और यहाँ पर जो है बेरियम सल्फेट अवक्षेप के रूप में बन गया। और जब ये अवक्षेप के रूप में बन गया तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगा। सीधी सी बात है, आप समझ सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, देख सकते हैं वहां पे। अब इसके बाद चलते हैं, एक प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों को इस टाइप का। देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। भाई आप देखिए, है ना, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, मतलब सीधी सी बात आप लोग को हम यहाँ पे दिखा दे आप लोगों को, ठीक ना। देखिए, जब एक रिएक्शन है, लोहा का कील ले लिए, ठीक ना, लोहा का कील ले लिए और इसको जो है क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं। और कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डुबाते हैं तो आप देखिए क्या होता है कि आयरन सल्फेट बनता है। आपको बताया था ये रिएक्शन, आपको पता है कि आयरन क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा और कॉपर जो है अलग हो जाएगा। होगा कि नहीं कॉपर अलग। तो जो आयरन सल्फेट है, पहले क्या था, कॉपर सल्फेट, अब क्या हो गया, आयरन सल्फेट हो गया। और जैसे ही आयरन सल्फेट हुआ तो उसका कलर चेंज हो गया, ठीक ना। देखिए कैसे, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर को अलग कर दिया, ठीक है, और आयरन सल्फेट बनाता है। और आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का जो गहरा नीला रंग है वो हल्का हरा रंग में बदल गया। भाई दूसरा चीज ना बन गया, अब दूसरा चीज बन गया तो कलर भी तो चेंज हो सकता है। तो बिल्कुल कलर भी आपका चेंज हो गया। पहले क्या था, हल्का गहरा नीला था, अब हल्का जो है हरा कलर का हो गया। क्यों, क्योंकि आयरन सल्फेट यहाँ पे बन गया, कॉपर को विस्थापित कर दिया, हटा दिया, और कॉपर को जैसे हटाया तो कलर भी चेंज हो गया। क्लियर है। तो इस तरह से प्रश्न पूछेगा तो आपको जवाब दे देना है। क्लियर है ना। अब इसके बाद आगे चलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होता है, सबसे पहले समझते हैं। देखिए, सब जो है अम्ल, ठीक है, अम्ल एसिड जानते हैं आप लोग, तो अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है ना, परस्पर अभिक्रिया करता है अम्ल और क्षार, क्योंकि अम्ल क्षार और लवण जो है अगला चैप्टर है, ठीक है। तो अम्ल क्षार के बारे में विस्तार हम लोग अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अम्ल क्षार जो खट्टा लगता है वो क्या है, अम्ल है, जो कड़वा लगता है वो क्षार है, बस इतना ही समझिए, ठीक है। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है ना आपस में तो क्या होता है, लवण और जल बनाता है, मतलब नमक और जल बनाएगा। तो इसी अभिक्रिया को कहा जाता है क्या चीज, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। जी हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग को जैसे क्या होता है कि हम लोग का पेट जो है कभी कभी दर्द देता है, ठीक है ना। तो ऐसा भी प्रॉब्लम आता है कि पेट में जो है अम्लीयता बढ़ जाता है, और जैसे ही अम्लीयता बढ़ता है तो पेट दर्द देने लगता है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या खाते हैं, है ना, क्या पीते हैं, तो कुछ ऐसा पदार्थ पीते हैं जिससे कि हमारा पेट ठीक हो जाता है। तो उसमें हम लोग क्षार का यूज करते हैं। पेट में क्या है, पेट अम्लीयता हो गया, मतलब अम्लता बढ़ गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है पेट में, ठीक है। अब जब हम अलग से कोई क्षार पदार्थ लिए और हम पी गए तो क्षार और अम्ल जैसे ही मिला अंदर पेट में तो क्या बनाया, लवण बना दिया और जल बना दिया। मतलब कि उसके कारण से हम लोग का पेट जो है क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, मतलब कि उदासीन हो गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया, जो अम्लता था वो समाप्त हो गया। तो उसी तरह से देखिए कि वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया से लवण और जल बनता है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ पे ले लें, जैसे आप देख सकते हैं, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और दोनों का परस्पर अभिक्रिया करवा देते हैं। देखो ये क्या है, HCl क्या है, अम्ल है, मतलब कि एसिड है ना, अम्ल है, और ये बेस है यानी कि क्षार है,
ठीक है, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करवा दिए तो NaCl बन गया और जल बन गया। बोलो NaCl क्या है? तो लवण है, यानी कि नमक है ना जी, साल्ट है कि नहीं पहले बताओ। तो लवण को साल्ट ही बोलते हैं। साल्ट बन गया और जल बन गया। और कोई भी अभिक्रिया में जब साल्ट, देखिए साल्ट और जल बनता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। ये तब भी संभव होगा जब एसिड और बेस अभिक्रिया करेगा, मतलब क्षार और लवण अभिक्रिया करेंगे। यहाँ पे देखिए नाइट्रिक अम्ल है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है? क्षार है, और ये क्या है? एसिड है। और दोनों अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट लवण बनाएगा, और क्या बनाएगा? जल बनाएगा। लवण और जल बन रहा है तो ये दोनों अभिक्रिया क्या कहलाएगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। इसके बाद देखिए एक आता है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? यहाँ पे हम लोग समझेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? याद रखिए, जब रिडक्शन है ना और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ में जब अभिक्रिया होता है, मतलब कोई अभिक्रिया है और अभिक्रिया में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ अगर हो रहा है तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलो इसको विस्तार से समझते हैं। देखिए कुछ नहीं है, सिंपल सा है, आप समझ जाइएगा सारे बच्चे। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन, जिसको रिडक्शन बोलते हैं, अपचयन को रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है, और उपचयन जिसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये अब देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स शब्द जो है रेड प्लस ऑक्स से मिलकर के बना हुआ है। रेड मतलब कि रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन ऑक्सीडेशन से मिलकर के बना हुआ है रेडॉक्स। क्लियर है? ओके। अब यहां पे देखिएगा भाई, कुछ बातें ही समझना जरूरी है। देखिए जब भी आपको जब इस तरह का जो है प्रश्न आएगा तो याद रखिए, हम लोग ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग बात किया जाए कि भाई ऑक्सीडेशन, तो जान गए कि ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या होता है। देखिए जब भी कोई पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। जब भी कोई पदार्थ से हाइड्रोजन हटता है तो भी ऑक्सीडेशन होता है। याद रखिए, जब कोई पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और मान लो कि कोई पदार्थ से हाइड्रोजन हट रहा है तो उसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे, एक आता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन को यहाँ पे समझते हैं। रिडक्शन में जस्ट ऑपोजिट होता है। अगर कोई पदार्थ से ऑक्सीजन हट रहा है तो उसका रिडक्शन हो रहा है, अगर कोई पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो उसका रिडक्शन हो रहा है। याद रखिए ये वाला प्रोसेस है ना, जब कोई पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पर आपको हम दिखा देते हैं। देखिए कॉपर ऑक्साइड है, ओके है ना, कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ हाइड्रोजन है, अभिक्रिया दोनों किया। अब क्या बन रहा है? कॉपर, और यहाँ पे जल बन रहा है। देखिएगा कॉपर में पहले क्या था? ऑक्सीजन था ना। अब कॉपर में अभिक्रिया के बाद क्या हो गया? बोलिए। यहाँ ये जो अभिक्रिया हुआ, कॉपर हट गया ना, मतलब कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, तो बोलो ऑक्सीजन जब हटता है तो क्या होता है? तो आर रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन होगा, मतलब कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। अब देखिए कि हाइड्रोजन था और जब अभिक्रिया हो गया तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया, बोलो तो अभिक्रिया क्या हुआ? तो ऑक्सीडेशन हो गया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन जो है ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है। दोनों चीजें यहाँ क्लियर हो गया कि भाई रिडक्शन किसको बोलेंगे, भाई ऑक्सीजन हट रहा है या फिर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो समझ सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर उपचयन। यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, फिर से बता देते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। देखिए सबसे पहले उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है। अभी बताएं, मान लीजिए देखिए कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। बोलो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा कि नहीं? तो कार्बन का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हो गया। कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया, कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया। क्लियर है ना? अब इसी तरह से क्या अपचयन, जिसको कहते हैं रिडक्शन, जस्ट उल्टा बता ही चुके हैं कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन मतलब कि कम होता है, ऑक्सीजन जब कम होता है रिडक्शन, और जब हाइड्रोजन बढ़ता है तो रिडक्शन। क्लियर है? देखिए कॉपर ऑक्साइड था, अब क्या में बदल गया? कॉपर में बदल गया, मतलब कि यहां से क्या हुआ? इसका ऑक्सीजन हट गया। अब ऑक्सीजन हट गया मतलब कि कॉपर का यहां पर रिडक्शन हो गया। क्लियर हो गया ये चीज? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद आगे चलते हैं दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। तो अपचयन अभिक्रियाओं के जो प्रभाव है वो कहां कहां देखने को मिलता है, ये चीज हम लोग समझेंगे,
है ना, उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। दैनिक जीवन में ऑक्सीकारक के प्रभाव कहां कहां होते हैं ये हम लोग समझेंगे, देखिएगा, है ना। देखिए सबसे पहले यहां पे समझ लेते हैं, ओके। देखिएगा, एक होता है संचारण, एक होता है विकृत गंधिका। दो चीज आपको देखने को मिलेगा जहां जहां ऑक्सीकरण होता है, ठीक है ना। जहां जहां ऑक्सीकरण होता है आपको यहां पे दो चीजें मिलेगी। पहला जो है संचारण, जैसे कि मान लीजिए कि लोहा को अगर हम खुले में छोड़ दें तो होता क्या है कि लोहे पे जंग लग जाता है, मतलब कि उसमें वो जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है, उसमें ऑक्सीजन जाकर के जुड़ जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जैसे ही जुड़ता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है, और जो जंग लगता है ना, जंग को ही कहते हैं आयरन ऑक्साइड। तो उसमें जब कोई पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो क्या हो रहा है भाई बताइए, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण से संचारण की क्रिया होगी। संचारण जरूरी नहीं केवल लोहे में होता है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या चीज, कॉपर में भी देखने को मिलेगा, कोई एल्युमिनियम के बर्तन में भी मिलेगा, ठीक ना। तो एल्युमिनियम के बर्तन में भी आपको देखने को मिलेगा संचारण। संचारण बताएंगे। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता का मतलब होता है क्या है कि जब भी मान लीजिए कि कोई ऐसा पदार्थ जो खाने वाला पदार्थ बना करके हम छोड़ देते हैं कुछ समय तक, तो क्या हो जाता है, गंध देने लगता है ना। तो अप्रिय गंध देने लगता है, तो उसमें भी क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण से वो अलग पदार्थ बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, दोनों को बारी बारी समझते हैं कि क्या चीज है संचारण। संचारण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें धातुएं वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे कि अभी क्या बताया कि भाई जंग क्या है, अवांछनीय पदार्थ है, एक्स्ट्रा पदार्थ है जो बन जाता है। उदाहरण के लिए लोहे में जंग लगना। विकृत गंधिता किसको बोलते हैं, देखिए वसा तथा तेल से बने जो खाद्य पदार्थ होते हैं उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध और स्वाद उत्पन्न जो है करते हैं, है ना। इसी को कहते हैं विकृत गंधिता, ठीक है। जैसे गर्मी के दिनों में सब्जी क्या हो जाता है, जल्दी से खट्टा हो जाता है, चावल भी जो है क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो क्या है, ऑक्सीकरण हो जा रहा है ना। ऑक्सीकरण से खराब हो जाते हैं, गंध अलग अलग आने लगता है। यहाँ पर जो है संचारण से और विकृत गंधिता से बचने का उपाय भी आपको देखने को मिलेगा। पहला जो प्रश्न इससे पूछा जाता है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, भाई लोहा पे जंग ना लगे इसके लिए हम लोहे पे क्या करते हैं, पेंट चढ़ा देते हैं। मतलब होता क्या है कि जब जब लोहे को खुले में अगर छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लग जाता है, तो क्या करेंगे उससे बचाने के लिए कि लोहे पे हम लोग पेंट कर देंगे। और लोहे पे जैसे ही पेंट करेंगे तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ ही नहीं पाएगा, और वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा तो जंग नहीं लगेगा, सीधी सी बात है, यही ना होता है। तो हम लोग इसीलिए जो है लोहे की वस्तुओं पर पेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ फिगर वाले जो प्रश्न है, यहाँ पे देखिएगा फिगर वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं, कुछ हम आप लोगों को जो है दिखाएंगे। देखिए कैसे फिगर दिया हुआ रहेगा, आपको फिगर ऐसे दिया हुआ रहेगा और आपको फिगर से कुछ देखिएगा यहाँ पर कैसे दिया हुआ रहेगा। फिगर में नाम दिया हुआ रहेगा और कुछ इस तरह से 1 2 करके संख्याएं दी गई होगी, और आपको यहाँ पे बताना होगा कि 1 और 2 की जगह पे क्या है, ठीक ना। 1 और 2 की जगह पर क्या है यहाँ आपको बताना होगा। देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा, देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि 1 और 2 का नाम लिखिए, फिगर देखिए और नाम लिखना है, ठीक है ना। तो दूसरा में आपको देखने को मिलेगा, बताते हैं सब, इसमें होने वाली अभिक्रिया का नाम लिख दीजिए। अभिक्रिया का आपको क्या करना है, नाम लिख देना है, ओके। अब इसके बाद जो है अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए, संतुलित समीकरण भी लिखना होगा। 3 चीजें आपसे पूछ दिया, चलिए तो हम लोग इसको क्या करते हैं, देखिए बारी बारी से बनाते हैं। सबसे पहले समझिए, सबसे पहले आपको पता है कि 1 नंबर और 2 नंबर जहां पे दिया हुआ है उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 1 नंबर में यहाँ क्या है, 1 नंबर पे क्या है यहाँ पे आपको बताना है। तो फिगर देख लीजिए, यहाँ पे जो है आपको कोई पदार्थ है, पदार्थ का नाम आपको जो है देना है। फिगर देख लीजिए एक बार, इसी टाइप का प्रश्न पूछेगा, इससे अलग नहीं पूछेगा। 2 क्या है, ये बॉल है, यानी कि इसको हम कहते हैं बेसिन। क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं। तो ये बेसिन है, और यहाँ पे आपका 1 नंबर पे क्या है, तो कॉपर ऑक्साइड है। 1 नंबर में क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, और 2 नंबर में बेसिन है, ठीक। अब भाई इनमें होने वाली अभिक्रिया का नाम लिखना है, तो कौन सा अभिक्रिया हो रहा है बताइए, इसको गर्म किया जा रहा है, तो ये क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया होगा, क्योंकि गर्म जैसे ही करेंगे तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है जो कि गर्म करके लाया गया है, ओके। अब इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। देखिए इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा, मान लीजिए कैसे दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे आपको देखिए किसी दानेदार धातु की
सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ के किसी रूप से अभिक्रिया कराई गई तो आप चित्र 1 2 3 4 के नाम लिखें। यही चीज मतलब कह दिया है डायरेक्ट, उसमें भी शायद कहा होगा, देखिए है ना, यहाँ पे कह दिया है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे देखिएगा किसी दानेदार धातु की सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में या किसी रूप से अभिक्रिया कराई गई तो 1 2 3 जो दिया हुआ है खाली जगह, ठीक ना, वहां पे आपको नाम बताना है। देखिए सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। आपको पता है कि कोई भी धातु जो है जब अम्ल से अभिक्रिया करता है, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो यहाँ पे पहला जो है आपको देखिएगा, पहला कहाँ पे है, देखिए यहाँ है। इस पाइप से क्या निकलेगा, इस पाइप से क्या निकलेगा, गैस निकलेगा। क्यों गैस निकलेगा ना जी, तो कौन सा गैस निकलेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्यों निकलेगा, एक अभिक्रिया हम आप लोगों को बता देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है देखिएगा, मान लीजिए कि जिंक है, ठीक है ना, जिंक का धातु है और सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवा दिए H2SO4, ठीक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब अभिक्रिया करवाए तो यहाँ पे क्या होता है देखिएगा, जिंक जो है वो सल्फेट से अभिक्रिया कर लेता है, यानी कि जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ठीक, तो यहाँ पे जब गैस है तो गैस तो ऊपर ही जाएगा, ठीक ना, तो 1 नंबर पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। और दूसरा नंबर में जो हम प्रयोग कर रहे हैं, अंदर क्या है, उस अम्ल के अंदर क्या है, तो जिंक है। यहाँ पे सॉरी देखिएगा, यहाँ पे यहाँ तीसरा है ना जी, दूसरा ये जो लिक्विड है वो सल्फ्यूरिक अम्ल है। ऐसे भी आपको बताया गया है, क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, जो कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। तनु का मतलब होता है कि इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है और अम्ल की मात्रा कम है। और तीसरा नंबर में जो दानादार है वो क्या है, जिंक है। आसान है ये आप लोग जो है क्लियरली बना देंगे, ठीक है ना, फिगर अगर देता है तो। और भी फिगर जो है आपके सामने यहाँ पे दे देते हैं, क्लियर है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो ये पूरा चैप्टर आपका यहाँ पे समाप्त हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से फिर एक अगले चैप्टर के साथ वन शॉट फिर अगला जो है दिन आप लोगों को मिलेगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वन शॉट के साथ। मजे लीजिए और पढ़ाई कीजिए और एग्जाम में टॉप करिए। धन्यवाद।